आओ इस फाइल में अपन एक एक मौलिक कर्तव्य देखते हैं, उसमें क्या क्या उसमें कंटेंट अंदर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 51 क्या के अंदर सारे 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो 51 क्या के अंतर्गत व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, है ना, भारतीय नागरिक का, ये विदेशियों के लिए नहीं है कर्तव्य, केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है ना, यह कर्तव्य होगा कि वह अब अपन एक एक देखते हैं कैसे लेके तय तक क्या है ये। ठीक है, तो ये 51 कै के अंदर क्या है, अपन इसको लिखते कैसे हैं, 51 क्या है, ये तो मेन आर्टिकल हो गया, और फिर सब आर्टिकल यूं ब्रैकेट में 51 के। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 51 ए से तो सब मेन आर्टिकल, और फिर यूं ए स्मॉल ए सब आर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद में क्या है। तो ये जो ग्रीन कलर में जो आएंगे ना, हरे रंग में जो है हर के अंदर, तो ये तो मेन जो मौलिक या मूल कर्तव्य जो है वो है। और फिर ये जो एक्सप्लेनेशन में है बाकी आगे व्हाइट के अंदर, ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो अपन को याद रखना है, क्योंकि ये आता है आजकल मेंस के अंदर, और ऐसे में निबंध में अपने बहुत काम का है। अलग हो जाएगा आपका निबंध बिल्कुल ही जब आप मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करोगे। तो देखते हैं कैसे। आओ, तो सबसे पहली अपना मूल कर्तव्य क्या के अंदर क्या है, संविधान का पालन करें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान। ठीक है ना, मतलब चार चीजें, आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज फ्लैग, और नेशनल एंथम राष्ट्र गान बोलते हैं इसको, ना गान है। और ये कौन सा है, जनगण मन है। ये राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा हुआ है, यहाँ समझने वाली बात है। गीत क्या है अपना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वो। ठीक है, बंकिम मुखर्जी। और ये राष्ट्रगान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, आदर्श तो मतलब क्या है, जैसे जो अपने प्रस्तावना में लिखे हैं वो। संस्थाएं जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं वो होती है, जैसे अपन देखते हैं जिनका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानसभाएं, चुनाव आयोग, आरपीएससी, यूपीएससी, ट्राइब्यूनल्स, तो वो सब क्या है, संवैधानिक संस्थाएं। राष्ट्रध्वज फ्लैग है ये अपना, राष्ट्रगान, जनगण जनगण मन का आदर करें। तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या क्या अपन देखते हैं। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमारे इतिहास, प्रभुत्व, संपन्नता, सॉवरेंटी, एकता और गौरव का प्रतीक है। यदि भारत का कोई नागरिक अपने किसी कृत्य मतलब करने किसी तरह से किसी कृत्य से परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार से संविधान, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अनादर करता है, तो न केवल यह एक असामाजिक और राष्ट्रविरोधी कर्म का दोषी होगा, मतलब न केवल वह एक असामाजिक और राष्ट्रविरोधी कर्म का दोषी होगा, बल्कि वह हमारे सभी अधिकारों और एक सार्वभौम राष्ट्र के नागरिकों के रूप में अस्तित्व की ही अंत्येष्टि कर देगा। क्योंकि भाई संविधान से ऊपर और संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इन्हीं का अपमान आप दिखा रहे हो, उसका मतलब आप देश को ही नहीं मानते, नागरिक हो ही नहीं। समझ गए, ये चीज ये कहता है। फिर क्या देखो कि बिजोई मानवल बनाम स्टेट ऑफ केरल 1987 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, राष्ट्रीय गान गाए जाते समय खड़े होने पर भली भांति सम्मान दिखाया जाना चाहिए। मतलब खड़े होकर है ये, खड़े होकर भली भांति सम्मान दिखाया जाना चाहिए। कहने का मतलब जब राष्ट्रीय ध्वज कहीं पे बज रहा हो, तो अपन को ये नहीं है कि आप बैठे बैठे बर्गर खाते रहो और देखते रहो, वाह क्या म्यूजिक चल रहा है। नो, सम्मान दिखाना, खड़ा होना उसके प्रतीक में। समझ रहे हो, तो कहीं भी जैसे आप बैठे हो सार्वजनिक स्थल पे, खास तौर पे, तो वहां खड़ा होना है। चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे कहीं अपन देख रहे हैं परेड वगैरह, कहीं भी आप अपन देख रहे हो, घर के अंदर चलो अपन सार्वजनिक रूप से नहीं बैठे, घर के अंदर नॉर्मल है, तो नो डाउट जैसे बैठे हैं तो अपन अटेंशन के अंदर बैठे रहे, यूं सम्मान के रूप में खड़े हो तो और भी अच्छा है। ये है ये, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रगान है, समझना है, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, यूं। ओके, तो ये तो हो गया पहला मौलिक कर्तव्य। ये एक्सप्लेनेशन में इसलिए बता रहा हूँ आपको, जिससे कि थोड़ा बहुत अपन को कुछ हल्का हल्का ध्यान रहे इसमें। इसमें क्या करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए अपन को चीजें कि कैसे क्या है, तो थोड़ा एक्सप्रेशन देख लोगे तो चीज अच्छी समझ में आएगी, परेशान मत हो। फिर आगे आ जाओ, फिर सेकंड मौलिक कर्तव्य अपन देखते हैं, ख। ख में क्या है, ख, एक सेकंड, क्या गड़बड़ हो गई, है ना, ख। ख में जैसे अपन ने कान जैसे देखा ही था, और इसको अपन ने याद किया है, तो आपको ध्यान ही है क्लू। तो उसमें अपन ने जैसे क्या देखा था कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों,
को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन की बात थी यहाँ 2 नंबर में। ठीक है, दूसरी अपना मौलिक कर्तव्य इसमें। ठीक है, तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन की बात है, पहले में संविधान की थी, दूसरे वाले में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। मतलब देखो क्या है कि स्वाधीनता की लड़ाई लंबी थी जिसमें हजारों देशभक्तों ने अपने जीवन की आहुति दी ताकि आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले सके। अतः ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश हित में की गई अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद रखें और उससे भी अधिक है कि उन आदर्शों को समझे और अपने जीवन में उतारें, है ना। समझो समझो और अपने जीवन में उतारो, जिनके आधार पर हमारा विलक्षण राष्ट्रीय आंदोलन चला और सफल हुआ। यह केवल भारत की स्वाधीनता मात्र संघर्ष नहीं था, यह तो विश्व भर के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए था। तो जैसे जो स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श थे, जैसे जो महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा थे, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो अन्याय के प्रति लड़ने की एक आवाज उठाई थी, तो वो सब चीजें, वो सब जो आदर्श थे उनको अपन को दिल में संजोए रखना है। ठीक है, उनको समझना है और अपनी जिंदगी के अंदर उनको उतारना है। तो ये दूसरा मौलिक कर्तव्य अपना। फिर गय क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। गय था ही अपना संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको बनाए रखना। अगर देश की एकता और आज़ादी खतरे में पड़ जाती है तो राष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और फिर बचेगा ही क्या, फिर क्या हम है और क्या आप है, कुछ नहीं है उसके बाद तो। ठीक है, तो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, 3 चीजें इसमें, सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये क्या हो गया। फिर क्या है गह में, चौथी, चारों दिशाओं से रक्षा। क्लू बताया ही है, नहीं याद आ रहा फर्स्ट वीडियो वापस देख लो। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है ना। आजकल, अब देखो इसमें कुछ क्या है, इसमें से हमको याद रखनी है, आजकल के युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते और न ही केवल सैन्य बलों के बूते जीते जा सकते हैं। आम नागरिकों को अनेक प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। कभी कभी असैनिक आबादी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे सिविल अपन है, जैसे असैनिक आबादी को भी देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ सकते हैं, है ना। हथियार से मतलब जरूरी नहीं बंदूक ही, हथियार से मतलब है कि ठीक है आप आलोचना कर सकते हो, प्रेस के माध्यम से आलोचना कर सकते हैं, और हथियार उठाने मतलब नहीं बंदूक ही उठाओ। जैसे मान लो आप अभी कोरोना काल में जैसे अपन जो जो एहतियातन कदम उठा रहे हैं, वो भी एक तरह से हथियार समान ही, सैनिटाइजर से आपने हाथ साफ कर रहे हो, है कि नहीं, उसको यूज कर रहे हो, तो वो भी हथियार समान ही इस समय, भाई कोरोना के खिलाफ तो हथियार ही है ना वो, ऐसे। तो असैनिक आबादी द्वारा किए जाने कृत्य भी बिल्कुल युद्ध के समान ही महत्व रखते हैं। युद्ध में तो अपन सिर्फ बॉर्डर बचा सकते हैं, है कि नहीं, जो अपना जैसे अपने भारत देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, युद्ध के माध्यम से तो अपन सिर्फ इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही बचा सकते हैं, है कि नहीं है, ये जैसे ये है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी, युद्ध के से तो इसी से बचा सकते हैं। और जबकि जो अंदर की जो बात है ये अपने देश की सारी, वो तो सिविल जनता है। सिविल जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, हथियार नहीं उठाएगी, हथियार मतलब कलम रूपी हथियार, बस शिक्षा के रूप में, शिक्षा तो बहुत बड़े हथियार है जागरूक करना लोगों को। तो असैनिक आबादी की जो तत्परता है वो बड़े मायने रखती है, ये इसका मतलब। फिर देखो क्या है, एक ये समझो अनुच्छेद 32(2), सॉरी 23(2), 23 के अंदर वो था, आपने शोषण 23 और 24 मूल अधिकार में देखा था, तो 23(2) के अंदर है ये सब आर्टिकल में क्या कहता है। 23(2) के तहत राज्यों को अधिकार दिया जाता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित इम्पोज कर सकता है, और ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे क्या कहता है कि जैसे मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे भूकंप आ जाता है ना, तो वॉलंटियर्स के रूप में सरकार हर आदमी से मदद मांगती है, या कोरोना काल में जैसे मांगी हर आदमी से मदद कि आप जो कर सकते हो वो करो, होटल खोल दो, ठीक है, खाना खाना आप सप्लाई कर सकते हो, ऐसे तो सिविलियंस के रूप में सेवा मांगते हैं। तो उस समय क्या है कि जरूरी नहीं है कि सरकार आपको भुगतान ही करे, फ्री में सरकार सेवा ले सकती है, तो बेकार में नहीं गिना जाएगा। लेकिन और फिर दूसरा क्या है कि सरकार द्वारा ऐसी सेवाओं को आरोपित करते समय ऐसा नहीं हो किसी धर्म विशेष के लोगों को बुला ले सेवा में, किसी मूल विशेष को बुला ले, या किसी जाति को या वर्ग के आधार पर, नो, सरकार सबके लिए फ्री छोड़ती है कि आओ देश की सेवा करो, सब किसी भी मतलब अगर कोई टेक्निकल तरह का तो सरकार जैसे एहतियातन उसमें बता देती है, बाकी सभी के लिए खुला है, तो सरकार जब मदद मांगे तब अपन को करनी है। अब ये नहीं कह देना है कि उसमें हमको मेहनताना मिला नहीं तो बेकार हो गई, फोर्स लेबर हो गया, विस्टी नहीं है। तो ये 23(2) के तहत ये प्रोविजन है। तो देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ऐसे सरकार अपील करती है कई बार, जैसे आपदा वगैरह होते हैं उसमें। तो ये गया हो गया चौथी। फिर डय देखते हैं अपन, ठीक है, सड़क आया था उसमें भ्रातृत्व, स्थिति, सम्मान, ठीक है ना। ये क्या था, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो,
और इसके अलावा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। अब इसमें देखो क्या 200 बहुत इंपॉर्टेंट, भारत एक विविधता मूलक बहुलवादी देश है। तो अपन ने जैसे देखा ही था कि कोस कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर मतलब कोस कोस पर बदले पानी, है ना, नदी नाले बहुत है, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी, ठीक है ना। तो ये अपन ने देखा ही है। तो भारत विविधता मूलक और बहुलवादी देश है, प्लूरलिज्म, ठीक है ना, जहाँ हजारों वर्षों से वसुदेव कुटुम्ब है ना, वसुदेव कुटुम्ब का आदर्श रहा है, ठीक है। ये याद रखना अपन को, वसुदेव कुटुम्ब। तो इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं तो अपन ये लिख सकते हैं वसुदेव, ऐसे KUTUMB वसुदेव कुटुम्ब का आदर्श रहा है। वसुदेव कुटुम्ब का मतलब क्या है कि पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, ठीक है। तो उसमें अपन को सभी को भाईचारे से रहना है, एक परिवार के समान है पूरा विश्व। फिर भ्रातृत्व की भावना नितांत स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए जब अपन इस आदर्श का पालन करते हैं, वसुदेव कुटुंब। फिर क्या, स्त्रियों के प्रति सम्मान भी हमारे देश में स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता रही है कि यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं रमते हैं कौन, देवता। रमते मतलब रहते हैं। यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, निबंध वगैरह में काम आता है। तो ऐसे आदर्श मूलक बातें अपन को करनी है, ठीक है, नंबर लेने के लिए। और नो डाउट अभी ऊपर पढ़ा था, समझना चाहिए और उनको जीवन में उतारना चाहिए, तभी अपन भारत एक देश के रूप के अंदर उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। तो ये था अपना 5वां नंबर का मौलिक कर्तव्य एड है, ठीक है ना। क्लियो आपको याद ही है, हाथ में 5 अंगुलियां एकता को दर्शाती हैं और उसी हाथ से महिला परिवार की सेवा, समझे। फिर देखते हैं छह, छह है ना, मतलब छह है ये, छह सॉरी छह, छह 6, छह जैसे मैंने बताया था, छह छह जो है आप तो यूं याद रखो, छह चरखा अपनी संस्कृति, ऐसे याद रखना है ना, हमारी संस्कृति, ठीक है। चरखा, छह चरखा हमारी सामसिक, सामसिक का मतलब होता है सामासिक, सॉरी सामासिक का मतलब होता है समाज, सामासिक, सामासिक का मतलब कंपोजिट, सभी को एक साथ रखते हैं सामासिक, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण है ना, परीक्षण नहीं है, परिरक्षण मतलब उसको प्रोटेक्ट करें। क्या है, हमारी समृद्धशाली सामसिक संयुक्त संस्कृति, जैसे इसको गंगा जमुनी संस्कृति भी कहते हैं, गंगा जमुनी, है ना। अभी आया था ईद पे, जैसे देखा था गंगा जमुनी, तो गंगा है और जमुनी ये यमुना नहीं है, कहीं आप जय को यह कर दो, ये जमुनी है। तो जमुनी इसलिए कि ब्रह्मपुत्रा को जो है ना, ब्रह्मपुत्र जैसे जो अपन देखते हैं ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना बोलते हैं, ठीक है। गंगा पद्मा हो जाती है और ब्रह्मपुत्र जमुना हो जाती है। तो गंगा ये मतलब भारत को बिलोंग करती है और हिंदू बेल्ट से बहती है, खासतौर पर बनारस और अपने बिहार से, ठीक है ना, मुगल काल में। तो इसलिए इसको अपन ये हिंदू का प्रतीक है गंगा। और जमुनी जैसे ब्रह्मपुत्रा जैसे अपन देखते हैं तो बांग्लादेश में जैसे जाके मिल जाती है, तो लेकिन बांग्लादेश में आसाम से आती है अपने जमुना, जमुना, जमुना का मतलब ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा होती है और बांग्लादेश में उसको जमुना बोलते हैं अपन। तो बांग्लादेश जैसे जो है, बांग्लादेश जैसे जो है वो मुस्लिम बहुल प्रांत है, ठीक है। आज़ादी काल में भी, मतलब आज़ादी से समय, आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी, मुगल काल में भी, तो मुस्लिम्स को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अपन बोलते हैं गंगा जमुनी संस्कृति, ये याद रखना है अपन को दोनों शब्द, गंगा जमुनी, गंगा एंड जमुनी संस्कृति, हिंदू मुस्लिम एक, जमुना है यमुना नहीं है, ओके। संयुक्त संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है, हमारा दायित्व बनता है कि उसकी रक्षा करें, उसका पोषण करें और और उसे सुरक्षित रूप से आने वाली पीढ़ियों को सौंपें, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कहने का मतलब कि अपने को सतत रूप से संस्कृति का विकास और प्रोत्साहन करना है। सतत रूप से मतलब सस्टेनेबल कल्चर, मतलब आने वाली पीढ़ियां भी उस संस्कृति का मजा ले सके, ठीक है। प्रत्येक पीढ़ी समय की रेत पर, है ना, समय की रेत पर अपने अमिट निशान छोड़ती है। समय की रेत, रेत जैसे हाथ से फिसलती रहती है, जैसे समय दिनों दिन गुजर रहा है, उस रेत पर अपनी अमिट निशान वो प्रत्येक पीढ़ी छोड़ती है। आने वाली पीढ़ियां सदैव अतीत से प्रेरणा ग्रहण करती हैं, जिससे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो प्रत्येक पीढ़ी का ये कर्तव्य होता है कि आने वाली पीढ़ी को वो कुछ न कुछ अच्छा देखे जाए। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में भारत गत 5000 वर्षों से अधिक समय से अविरल सभ्यता इकाई रहने के साथ साथ, इकाई रहने पर उचित ही गर्व महसूस करता है, ठीक है ना। 5000 साल कैसे आ सकते हैं, जैसे अभी अपन 2100 तो अपन चल ही रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता करीबन 2500 BC की है, तो 2500 साल ये और 2100 तो करीबन 5000 साल अपन पुराने हैं। फिर
इसी के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है कि यूनान मिस्र रोमा, यूनान मतलब ग्रीस, मिस्र मतलब इजिप्ट, रोमा मतलब रोम इटली, ठीक है ना, इजिप्ट, सब यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए इस जहां से, मतलब जहां से यही है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से मतलब आज इनका कोई इतना वजूद नहीं है, सिर्फ एक देश के रूप में ही है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है जो हंसती मिटती नहीं हमारी, हमारी का मतलब है भारत हिंदुस्तान, समझ गए। तो ये अपनी गौरवशाली परंपरा को दर्शाता है। तो जो भूतकाल में अपन को जैसा मिलता आया है वैसे ही गौरवशाली परंपरा अपन को आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़कर जानी है। कौन कहता है? मौलिक कर्तव्य नंबर 6 या 6। ओके, फिर आगे बढ़ाते हैं क्या है, फिर अपन देखते हैं 6। 6 छाछ प्राकृतिक पर्यावरण अपन ने देखा ही था, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे इंद्रधनुष देखते हैं तो ये 7वें नंबर की है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं कि नहीं होते हैं? 7 रंग जैसे देखने हो तो जैसे ये दिख रहे हैं आपको, देखो 7 रंग दिख गए इंद्रधनुष, ऐसे ये इंद्रधनुष इसकी बात कर रहा हूँ, ये आया इंद्रधनुष, ऐसे 7 समझ गए, तो 7 रंग ऐसे। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें क्या क्या आता है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या, जिसके अंदर झील, वन, नदी और वन्य जीव, जीव जंतु है ना, की रक्षा एवं संवर्धन, रक्षा तो मतलब प्रोटेक्ट करो, संवर्धन मतलब उसको आगे बढ़ाओ। अभी आपका 2 बाघ है तो उनको 20 बाघ करो, ऐसे ये संवर्धन है। तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, ठीक है ना, प्राणी के लिए इसके अंदर मतलब खासतौर पर यहाँ जानवरों से उल्लेख है यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हुए प्रदूषण और पर्यावरण, मतलब एक्सप्रेशन देखते हैं, अच्छी बातें जो अपन को समझ में ध्यान रखनी है। बढ़ते हुए प्रदूषण एवं पर्यावरण के विनाश के चलते यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है ना, क्योंकि अभी जैसे प्रदूषण की समस्या से अपन जूझ ही रहे हैं, पर्यावरण का विनाश से आपदाएं आ ही रही हैं, जिसको अपन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते ही हैं कि, तो अब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव आदि को यथासंभव सुधार करे तथा सभी जीव जंतुओं के प्रति सहिष्णुता का भाव रखे, क्योंकि नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो अपने लिए संकट हो जाएगा मानव जाति के लिए। फिर देखो अत्यंत बुद्धिविहीन, मतलब आंख बंद करके जो शोषण हो रहा है प्रकृति का, अत्यंत बुद्धिविहीन, अत्यंत बुद्धिविहीन, बेलगाम और उच्च संकल्प, है ना, उच्च संकल्प मतलब बगैर किन्हीं नियमों के उच्च संकल्प वनों की कटाई का खिलवाड़ जो विकास के नाम पर किया जा रहा है, वास्तव में वह प्राकृतिक विपदाओं और असंतुलन के रूप में भारी सफाई फैला रहा है। ग्रीन हाउस देख ही रहे हैं अपन, ऐसे भारी, जैसे मान लो बजरी का खनन हो रहा है अवैध, तो उससे प्राकृतिक पर्यावरण तो नष्ट हो ही रहा है ना, ये सब बातें समझे। फिर आगे देखते हैं फिर क्या चीज है, ठीक है। तो विकास के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है उसको अपन को बंद करना है, जिससे पर्यावरण बचा रहे। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि व्यापक जन चेतना अभियान, जन चेतना है, लोगों को जागरूक बनाना है, जन चेतना अभियान चलाया जाए, जागरूक नागरिकों के द्वारा आगे बढ़ने की योजना बनाई जाए कि नागरिक खुद आगे आए। केवल सरकारी कदम, है ना, सरकार के भरोसे बैठ रहेंगे कुछ नहीं होगा, केवल सरकारी कदम प्रदूषण रहित वातावरण लाने में कभी सफल नहीं हो सकते, न आज ना भविष्य में। जन चेतना, लोगों को जोड़ना है, जनतंत्र, लोकतंत्र, है ना, लोग को अपन को जागरूक करना है, तभी ये काम बनेगा, समझ गए। धरती मानवों और अन्य जीवों की साझा धरोहर है, मतलब मानवों की भी और अन्य जीव जो पशु पक्षी अपन देखते हैं उनकी साझा धरोहर है, दोनों के लिए है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम जंगली जानवरों को उनकी भूमि से निकाल दें अथवा उनका अस्तित्व ही मिटा दें। प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार तो हम प्रार्थना करते हैं सर्वसम शांतिर्भवतु, मतलब चारों तरफ शांति रहे, सर्वसम शांतिर्भवतु, तथा मतलब ये अलग अलग है, सर्वसम शांतिर्भवतु और ये दूसरा है, ये ना, ये एक नहीं है, सर्वसम शांतिर्भवतु, भवतु ये अलग है, तथा अहिंसा परमो धर्म को अपन ने माना है, तथा अहिंसा परमो तप है, इसको भी अपन ने अपना आदर्श हमेशा माना है। तो इसलिए अपना कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण और जीव जंतु की रक्षा अपन को करनी चाहिए, क्योंकि भारत के हमेशा आदर्श क्या रहे हैं, सर्वसम शांतिर्भवतु, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो तप। तो अपना कर्तव्य बनता है प्राकृतिक पर्यावरण और जीव जंतु की रक्षा। ओके, ये हो गया। फिर अपन बढ़ते हैं आगे जय पे, तो जय जहाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपन ने बताया था, और ये कौन से नंबर की होगी, वेरी गुड, 8।
क्या बोलता है देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, फिर मानवतावाद, ये अभी अपन आगे देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञान अर्जन और सुधार करने की भावना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो क्या, जैसे मान लो प्री में फेल हो रहे हैं बार बार, तो कारण समझे कि ऐसा क्या है, सार्थक फैक्ट ने देखी ये नहीं समझना अपने को कि यार नींबू मिर्ची नहीं टांगे थे मैंने नोट्स के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, इसलिए है, अगरबत्ती नहीं जलाई थी इसलिए, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, अपनी कमी को पहचानना, समझ रहे हो, और फिर उसी हिसाब से काम करना। मानवतावाद अभी पे देखेंगे, मानव की भलाई, और ज्ञान अर्जन मतलब ज्ञान अर्जन करना, और सुधार की भावना मतलब अगर मेरे को नहीं आते मौलिक कर्तव्य, मुझे नहीं पता है, तो मैं उनको याद करूँ, समझूं। ऐसा नहीं कि यार मेरे तो किस्मत में ही नहीं है मौलिक कर्तव्य याद करना। अरे किस्मत में तो इनसे बंद मुट्ठी करके आया है, मुट्ठी बंद है, हाथ की लकीर अपने हाथ में है, जैसा चाहोगे वैसे बन जाएंगी ये लकीर, समझे। ऐसे सुधार करना अपने अंदर, नहीं आता सीखूंगा, इस बार प्री नहीं हुआ इस बार करूंगा, ये है सुधार। ऐसा नहीं प्री नहीं हुआ तो यार ऐसा करता हूँ, एक दुकान खोल लेता हूँ गाँव में जाके, नहीं, वो सुधार नहीं है, वो तो पलायन हो गया, एस्केपिस्ट, छी छी, है ना। सुधार करना है, इसलिए सुनो ढंग से क्या कहता है ये देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, है ना, ये मानववाद है, इस शब्द को देखो मानव, ये मानवतावाद नहीं है। मानवता है ना, ता में अलग है, और ये मानववाद, मानववाद, तो मानव और वाद, और इसमें अलग से क्या शब्द है, इसमें ता जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में दोनों को ह्यूमनिज्म में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में फर्क है, मानववाद और मानवतावाद में, अभी देखेंगे अपन आगे क्या फर्क है। इंग्लिश में दोनों ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म ही है, ठीक है ना। तो लेकिन कई बार इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना होता है तो इसको मानवतावाद को यूं लिख देते हैं, मानवतावाद, मतलब मानववाद, मानवतावाद को दियो और मानववाद को लिख दिया यूं, MANAVVAD, मानववाद, है। तो मानवतावाद में टी आ गया, मानववाद में दोनों डिफरेंस बता दो। आप सोचो इंग्लिश में कैसे पूछेगा सर, दुनिया बहुत जालिम है, ऐसे ही पूछ लेता है यूं, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञान अर्जन सुधार करने की भावना का विकास करें, तो ये तो मतलब अपना मौलिक कर्तव्य हो ही गया, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना। अब जिसमें क्या है देखो, देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मनुष्य में सदैव, मतलब मानव, जवाहरलाल नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। इन्होंने ही बनाए थे, जैसे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT की तर्ज पर। MIT ये अमेरिका में मैसेच्यूसेट्स, बोस्टन प्रांत की राजधानी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी तर्ज पर बने अपने IIT, ठीक है ना, एम्स, और फिर IMS देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, IIM सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे। तो ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए थे। तो कौन व्यक्ति था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पीछे, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मनुष्य में सदैव वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर बल देते थे। वह चाहते थे कि सभी भारतीयों में एक जिज्ञासा की भावना हो। जिज्ञासा मतलब कि लोग जाने, है ना, ऐसा नहीं कि वो जाने कि कोरोना कैसे फैल रहा है, वो ऐसा नहीं कि कोरोना हमारे, जो मेरे कर्म ही ऐसे थे कि कोरोना फैल रहा है, नो, कारण जानो। जिज्ञासा भावना, दुनिया भर में क्या हो रहा है जानना, उसके बारे में जानने और कुछ सीखने की उत्कंठा रखना, उत्कंठा जागृत करना, ये हो कैसे रहा है, समझना चीजों को, ये है। 20वीं सदी में हुई क्रांतिकारी वैज्ञानिक घटना चक्र, 20वीं सदी मतलब 1901 से, जैसे जो अपन देखते हैं आगे, ठीक है ना। ये 20वीं सदी कैसे बनता है बताऊं, तो ये 20वीं सदी मतलब सदी का, एक सदी में 100 साल होते हैं, तो 1900 प्लस ये एक आया ना, एक जीरो, तो ये 1900 तो कैसे बना, 100 गुणा 19, तो 100 90 100 मतलब 19, 100 साल तो जा चुके ना। अब ये जो पहला साल चल रहा है ना, ये कौन सा, ये 21वां 100वां साल है, 21वां 100वां साल, तो 21वें 100वें साल का ये पहला वर्ष है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1901 आ गया। तो ऐसे कोई भी तारीख होती है, कोई भी वर्ष होता है, उसको अपन सदी में चेंज कर देंगे। जैसे मैंने ये वर्ष बताया 2023, तो ये बना कैसे, ये 2000 के अंदर 23 जोड़ा अपन ने, तो ये 2000 कैसे आया, 100 गुणा 20, है ना, तो 20 साल तो निकल गए। अब ये जो 23वां वर्ष है ना, ये 21वीं 100वीं साल का 23वां वर्ष है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। अब जैसे मान लो ये आ गया, ये आया 2456, पता नहीं उसमें क्या होगा, लेकिन मान लो ये वर्ष है, तो ये कैसा, कौन सी शताब्दी हो गई, 24, तो 100 साल गए, 56वां साल जो है ये 25वें 100वें साल का 56वां साल है, 25वें 100वें साल का 56वां साल है, ऐसे समझना आप लोगों को। तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 25वीं। अभी अपन जैसे देखते हैं, अभी अभी इसको, अभी अपन जैसे देखते हैं 2020 चल रही है, चल रही नहीं चल रही, तो 20 साल तो पूरे जा चुके, मतलब 20 साल तो जा चुके। अब ये जो 20वां साल चल रहा है, ये
21वां जो 100वां साल है उसका 20वां साल है, 21वां जो 100वां साल है उसका 20वां साल है, तो अपन बोलते हैं 21वीं शताब्दी में अभी अपन चल रहे हैं। तो यह बात, यहाँ बात अभी किसकी हो रही थी? 20वीं शताब्दी, 1901 से लेकर 1999 तक जो क्रांतिकारी वैज्ञानिक घटनाक्रम जैसे कंप्यूटर साइंस आई, ऐसे ने हमारे पिछड़ेपन और अंधविश्वासों की पृष्ठभूमि में यह और भी जरूरी था कि अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। अब यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे ताकि हम द्रुत गति से बदली हुई दुनिया के साथ चल सकें। ठीक है ना, ये इसी में जोड़ दो, इसी में जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आगे? संविधान 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 ये भी अपेक्षा है ना, आपसे उम्मीद रखता है कि हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानववाद के दृष्टिकोण को भी अपनाए रखें, क्योंकि अंततः सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य मानव का विकास तथा उसके जीवन और संबंधों में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना ही। समझ गए? तो ये चीज थी। अब यहाँ देखो, ये थोड़ा सा है ना गड़बड़ हो गया। ये जो है ना, ये इमेज यहाँ नहीं करनी थी, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, इसको यहाँ लगना था, ये यहाँ। अभी मैं आपको बता दूंगा, एक बार सुन लो पहले इस मानवतावाद को, आगे अपन देख लेते हैं, फिर मैं आगे जो इमेज ऊपर पेस्ट किया ना मैं उसको समझा दूंगा। अब यहाँ ये है, ठीक है ना। तो अपन समझ रहे थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपन समझ ही गए। अब अपन देख रहे थे कि मानवतावाद है ना, मानवतावाद आ रहा था, तो मैंने बताया दोनों में डिफरेंस है अलग अलग। तो ये तो है मानववाद और एक है मानवतावाद, ता अलग आ रहा है, इसमें भेद अपन को पता होना चाहिए। मानववाद दोनों इंग्लिश में, दोनों ह्यूमनिज्म ही, हिंदी में फर्क है। तो देखो क्या भेद है, थोड़ा जूम कर दो आपको अच्छा दिखाई देगा। हाँ, मानववाद, मानववाद क्या है? मानव सेवा, मतलब मानव की सेवा करना, मानव कल्याण ही साध्य है। मतलब इसका मेन जो एंड है ना, जो ये चाहता है, मानववाद क्या चाहता है कि मानव की सेवा हो, मानव के कल्याण की बात हो। ठीक है ना। और मानव सेवा मानव कल्याण की पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक और ये लौकिक है ना, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक तरीके से इंसान के जीवन को बेहतर बनाना, और ये लौकिक मतलब इस लोक में दिस वर्ल्डलीनेस में विश्वास करता है, ये स्वर्ग नर्क में विश्वास नहीं करता है। फलतः भौतिकवाद और प्रकृतिवाद का समर्थक। भौतिकवाद मतलब इंसान के वर्तमान जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखमय बनाओ, और प्रकृतिवाद का मतलब जो अपन को सामने दिख रहा है सिर्फ उसी में विश्वास करना है, स्वर्ग नर्क में विश्वास अपन को, ईश्वर आत्मा में विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो नेचुरलिज्म के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो अब अपन एक लाइन में पढ़े कि मानवतावाद क्या है। ये डेफिनेशन है, सॉरी मानवता नहीं, मानववाद। मानववाद क्या है? मानव सेवा मानव कल्याण ये साध्य है, इसकी तथा वैज्ञानिक ये इसकी पृष्ठभूमि जो है ना, मतलब मानववाद, यूं मानववाद की पृष्ठभूमि जो है वैज्ञानिक और ये लौकिक है। फलतः मानववाद भौतिकता और प्रकृतिवाद का समर्थक है। कहना मतलब मानव सेवा और मानव कल्याण में विश्वास करता है। ठीक है, फिर ये विवेक आधारित नैतिकता और वैज्ञानिकता की बात करता है। विवेक मतलब जिसको दिमाग सही बताता है, दिमाग नहीं प्रूव कर सकता ईश्वर आत्मा स्वर्ग नरक के भविष्य मतलब अस्तित्व को, तो वो विवेक से परे है। तो ये विवेक आधारित नैतिकता की बात करता है। ठीक है ना, और वैज्ञानिकता की बात करता है, साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। सत्य की कसौटी के रूप में स्वतंत्र तर्क बुद्धि और अनुभव को मान्यता। तर्क बुद्धि मतलब लॉजिक जिसको सही बताता है, और अनुभव मतलब जिसको अपन छह इंद्रियों से अपन देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से। ईश्वर को अपन देख ही नहीं सकते, ज्ञानेंद्रिय से आंख से देख ही नहीं सकते, आप ना छू सकते हो, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जो दिखता है जिसको अपन फील कर सकते हैं, सिर्फ उसी का अस्तित्व है। स्वर्ग नरक अपन देख ही नहीं सकते हैं, तो उसका अनुभव नहीं कर सकते, तो वो परे है। तो ये मानववाद बोलता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं। फिर क्या है इसमें एक इंपॉर्टेंट बिंदु कि मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है। मनुष्य खुद चाहेगा कि मेरे को बनना है आरएस, तो करनी है तैयारी, वीडियो देखने, साथ इफेक्ट सुनने। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि यार मेरे तो भाग्य में ही नहीं आरएस बनना, मैं क्या करूं। भाग्य का कौन है निर्माता? स्वयं हो। कौन बोलता है? मानववाद बोलता है भैया। समझ गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण? ठीक है, फिर विवेक आधारित भी है, तो पास नहीं हो रहे तो समझना है कारण, जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन नहीं देखे, सार्थ इफेक्ट सॉल्व नहीं किए, टेस्ट में नहीं आया, वीडियो नहीं देखे,
वीडियो बस उसी दिन देखे जिस दिन नींद नहीं आ रही थी, वो भी नींद लाने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसे करोगे तो कैसे बनोगे खुद के भाग्य निर्माता? थोड़ा खींचना है यार अपने आप को, तब बनोगे। समझ गए? फिर स्वावलंबी, स्वाभिमान पूर्ण जीवन। स्वावलंबी मतलब क्या? खुद कोशिश करनी है, ऐसे नहीं कि कोई दूसरा आके आपको समझाएगा, नो, खुद करूंगा। स्वाभिमान पूर्वक मतलब भीख नहीं मांगनी है, खुद कोशिश करनी है, खुद तैयारी करनी है। अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना। नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ा था इसलिए पास नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि यार पापा ने है ना रक्षाबंधन पे गाँव बुला लिया था, तो है ना वो वीडियो नहीं देख पाया और फिर सवाल आ गए थे एग्जाम में, क्या करूं, पापा ने फेल करा दिया। अरे मूर्ख, पापा ने फेल नहीं कराया, पढ़ने में दिमाग नहीं था, स्वाभिमान पूर्ण नहीं, गलती नहीं पहचानते, तो कैसे हो भाग्य निर्माता खुद के? इसलिए क्या पढ़ना है अपने को? मानववाद, ह्यूमनिज्म। समझ गए ना? ये काम। अब आ जाओ, इसका विरोधी अपन देखते हैं क्या? मानवतावाद। भावुक ज्यादा हो गए थे ना, अब आ जाओ मानवतावाद। ता अलग शब्द है। ये क्या कहता है? मैं से मतलब यही मानव सेवा, और मैं क्या मतलब मानव कल्याण, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति के साधन है। मानवतावाद क्या बोलता है कि मानव की सेवा करो जिससे स्वर्ग नर्क मिलेगा। ओ मर गए। समझ गए? तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। तो इसलिए मानववाद, मानवतावाद जो है ना, सॉरी, मानवतावाद जैसे जो है ये स्वर्ग नर्क की बात करता है। मानव कल्याण किस लिए करना है? कि कोरोना काल में बेचारे लोगों को खाना खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो? यार पाप बहुत कर दिए तो अब अपन को स्वर्ग मिलेगा। तो ये स्वार्थमूलक जो भावना है ये मानवतावाद में है। जबकि मानववाद तो क्या बोला कि मानव कल्याण के लिए कोरोना काल में खाना खिलाया है मैंने, तो मानव कल्याण के लिए। और यह मानव कल्याण के लिए कोरोना का खाना क्यों खिलाया? जिसे स्वर्ग मिले मेरे को, है। तो ये गड़बड़ है मानवतावाद, ऐसे। फिर इसकी जो पृष्ठभूमि है आप समझ ही गए धीरे धीरे। अब तो देखो कुछ दिमाग किया, लाइट जली गई होगी शक्तिमान, ऐसे क्या करते हो यार? समझने की कोशिश भी करो। तो पृष्ठभूमि आप इसकी क्या होगी? धार्मिक और आध्यात्मिक हो गई, क्योंकि ये तो स्वर्ग नरक की बात करता है। गाय को चारा खिलाओ, है ना, जिससे कि तुम्हारे जितने भी दुष्ट कर्म है ना, तुम्हारे गंदे कर्म जो है वो सब धुल जाएंगे। तो प्राणी की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन किससे कर रहे हो? स्वर्ग नरक की भावना से, धार्मिक भावना से, ऐसे। तो वो मानवतावाद है। मानवतावाद किसमें विश्वास करता है? ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य आदि में विश्वास करता है, किसी कर्म का नहीं है ये मानवतावाद। धार्मिक वचनों और रहस्यानुभूति में, है ना, धार्मिक वचनों मतलब पाठ करो, जप करो, हनुमान चालीसा, गीता, ये सब, ठीक है। तो मानवतावाद इन सब में विश्वास करता है। और रहस्यानुभूति क्या? कि मतलब होम करना है ना, अग्नि जलानी है, रहस्यानुभूति वो होम करना है, और जंगल में जाके बैठ जाना, गुफाओं में बैठ जाना है, आसाराम की तरह जंगल गुफाओं में बैठ गए, गुरु शिखर ऐसे जाके बैठ गए अंदर, और अरे 10 दिन अंदर और मेरे को दिख गया परमात्मा, और ये है ईश्वर से मेरा साक्षात्कार। ये सब है रहस्यानुभूति, मिस्टिसिज्म, है ना। ऐसे जैसे कई बोलते हैं, और मेरे को बालाजी हनुमान जी दिखे थे कल, गया था मैं पहाड़ पे, वहाँ। तो एक बार बताओ, बालाजी कैसे दिखे है? और मुस्लिम को बोलो कि यार आँख बंद करो बेटा मेरे को पैगंबर दिखे, हिंदू बोलो अरे यार मेरे को बालाजी दिखे, क्रिश्चियन बोलेगा अरे यार मेरे को तो ईसा मसीह दिखे कल रात को, या मैं गया था चर्च में बैठा 2 घंटे, मेरे को ईसा मसीह दिखे। फिर इधर से कहा जाए अरे यार मेरे को तो गुरु नानक दिखे यार, मैं गुरुद्वारे में गया। अरे मूर्खों, सर्वोच्च सत्ता एक है, क्यों उसको अलग अलग नाम दे रहे हो तुम? तो तुम्हारे धर्म से बंधी हुई है, जैसे तुम्हारा धर्म है वैसे तुमको दिख रहा है। क्यों हिंदू को ईसाई ईसा मसीह नहीं दिखे, हिंदू को हनुमान जी क्यों दिखे? तो भैया तुम्हारे धर्म से बंधा हुआ है वो। तो ये है रहस्यानुभूति, ठीक है ना। तो वो व्यक्तिगत होती है, जनरलाइज नहीं कर सकते उसको, ऐसे। तो ये रहस्यानुभूति है। तो मानवतावाद इन सब में विश्वास करता है। समझ गए? फिर मानवतावाद जैसे जो है वो और किसमें विश्वास करता है? जैसे अभी आप थोड़ा आप समझ ही गए होंगे, आस्था में और यहाँ के आस्था, आस्था में विश्वास करता है और श्रद्धापूर्ण जीवन में, ठीक है ना। आस्था और श्रद्धा, आस्था समझ ही गए, भगवान में आस्था और श्रद्धा, और कि मतलब प्राणी की सेवा करनी है, क्यों? किसे क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, है कि नहीं? तो ये सब कौन कहता है? ये मानवतावाद कहता है। और इन सब की आलोचना कौन करता है मानवतावाद की? मैं नहीं भैया, मानववाद करता है। कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ यार सर ऐसे करे थे कि है ना अगरबत्ती मत करो, है। हाँ, तो ये हो गया हमने मानववाद और मानवतावाद।
तो ये बताओ कि ये किस मौलिक कर्तव्य को पढ़ रहे हैं, लोग बताओ, यहाँ बैठे बैठे बताओ दिखे कि ये कौन से मौलिक कर्तव्य मिले, कमेंट में कर दो। मानवतावाद क्या था, मतलब मानवतावाद और मानववाद, मानववाद की बात है मेन तो, है ना। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अब मौलिक कर्तव्य में इन दोनों में से कौन सा लिखा रहेगा। क्या मौलिक कर्तव्य में ये लिखा रहेगा क्या कि मोक्ष पाने के लिए मानव की सेवा करो, है? तो ये मानवतावाद तो हो ही नहीं सकता मौलिक कर्तव्य में। क्या होएगा? मानववाद होएगा। तो कमेंट में प्यारे ये बता दो, मानववाद जो है, मानववाद वो कौन से मौलिक कर्तव्य में है, बताओ, है कि नहीं? और किससे जुड़ा हुआ है ये? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, अपनों को पता होनी चाहिए। ओके, फिर देखो ये कोई इमेज मैंने कट ऊपर करी थी ना, ये इसको पढ़ो, है ना, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये थी, तो ये अपन कौन सा है, ये देखो प्राकृतिक पर्यावरण वाला है, 7 नंबर वाली, 7 नंबर वाली के अंदर ये इमेज यहाँ मैंने पेस्ट करी है। तो इसमें एक चीज है प्राणी के नाम से जो है ना, मानववाद तो अपन से समझ ही गए। तो आगे देखो यहाँ है, ये तो समझने वाली बात है कि संविधान का अनुच्छेद 21 मानव के अधिकारों को सुरक्षित बनाते समय जानवरों के जीवन को भी संरक्षित करता है। मतलब 21 जैसे जो है उसमें मानव के साथ साथ जानवरों का भी उल्लेख है। जैसे पता प्राण एवं देवी स्वतंत्रता, तो प्राण के अंदर मानव भी और जानवर या जीव जंतु भी उसमें शामिल आते हैं। और शब्द जीवन को एक व्यापक परिभाषा प्रदान की गई है। और आधारिक पर्यावरण से कोई छेड़छाड़ जिसमें जीवन के सभी प्रारूप शामिल है, जानवरों के जीवन सहित जो मानवीय जीवन हेतु आवश्यक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम नागराजन और अन्य वाद 2014 में ये चीज कही गई। तो कहने का मतलब क्या है, समझने वाली बात जो है कि अनुच्छेद 21 में जीवन के सभी प्रारूप आते हैं, मानव के साथ साथ जानवर भी आते हैं, ये अपन को समझना है, मानव के साथ साथ जानवर। ये टिप्पणी थी, ये बेरेक्ट से ली हुई है अपनी, बेरेक्ट में लिखा ही हुआ है ऐसे। तो ये जैसे जो ये बात है ना 51 एच की बात है, तो एच अपन जैसे पढ़ते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर भी, है ना। और फिर ये जैसे पर्यावरण से जुड़ी हुई थी इसलिए मैंने एच को पेश कर दिया। तो एच के अंदर एच ये जई है, तो जानवरों कल्याण और सुनिवास देखभाल और जानवरों के पीड़ा परेशानी और उन्मूलन को रक्षित करने के लिए का कर्तव्य मानववाद के सिद्धांतों को सुपरिभाषित करता है। तो मानववाद अभी अपने देखा था, इंसान और प्राणी मात्र की सेवा करना, ये मानववाद है। ठीक है, तो अगर जैसे आपको मान लो ये एच में लिखा हुआ ना, तो यार चलो वहीं पेस्ट कर लो आप, एच में मतलब जय के साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, वहीं कर देता हूँ, परेशान मत। ये हटा दिया यहाँ से और यहाँ डाल देते हैं, यही रहने दो ना, क्योंकि ये मैंने इसको देखा नहीं था उस समय। ये एच जो लिखा हुआ ना, ये एच मतलब जे है, ये 8वीं मौलिक करते हुए की बात है, ये जय की जय जय, इसको जय ही बोलेंगे। तो जय साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो एच फॉर हाउस बनाने में मदद करता है साइंटिफिक टेम्पर अपन ऐसे। तो जैम में अपन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ये देख लिया, और फिर ये मानववाद और मानवतावाद भी देख लिया, है कि नहीं है। ऐसा करो, एक चीज बताऊं क्या, अब मानववाद तो आप समझ ही गए ना, तो इस मानववाद के जो है ना इसके नीचे लगाते हैं अपन, पहले मानववाद अपन समझे और यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ सही है, फिट है ना। इसीलिए मैं पीडीएफ पहले नहीं डालता, देखना 3 बार करेक्शन हो गया तीसरी फाइल में, इतनी दूर में। कोई बात नहीं, मजबूत बन जाएगी अपनी फाइल, इंपॉर्टेंट ही होता है। ओके, ऐसा पीडीएफ में आ जाएगा आपके पास, फिर इसको देख लेना अच्छे से। ओके, फिर अगला अपन पढ़ते हैं जय। तो जय झगड़ा नहीं करना है, देखा ही था अपन ने, संपत्ति के लिए, सार्वजनिक संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं करना है, ऐसे। आ जाओ, जय झंडा सार्वजनिक संपत्ति, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व हिंसा से दूर रहे। इसके कोई एक्सप्रेशन में खास नहीं, ऊपर वाले अपन जोड़ सकते हैं। यह में आ गया था अपना 10 नंबर, 9 में आया, ये नो झगड़ा था। अब 10 में आया था यूं, उत्कर्ष हो रहा है ना, जीरो से लेके 1 की तरफ जा रहे हो तो उत्कर्ष हो रहा है 10। क्या बता रहा हूँ, 0 से 1 की तरफ नहीं आया समझ में, तो पहला वीडियो देख लो मौलिक कर्तव्यों का पहले। नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा समझ में, किस बात करते हो। आओ, तो ये क्या है देखो, कटरा थोड़ी है, नहीं कटरा, अच्छा थोड़ा सा ये है ना। यह क्या बोलता है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष उत्कर्ष की ओर बढ़ना, एक्सीलेंस की। व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल लाइफ, और सामूहिक मतलब मान लो कोई ग्रुप में जैसे आप कोई काम कर रहे हो,
ठीक है। तो सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, है ना। कि जैसे मान लो अपन अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे तभी तो राष्ट्र सुधरेगा। अपन अपने आप को बेहतर बनाएंगे तभी राष्ट्र बेहतर बनेगा। और सामूहिक गतिविधि में अपन किसी में लगे हुए हैं तो बेहतर रूप से उसको क्रियान्वयन किया जाए, है ना। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक्सीलेंस पाने के लिए अपन को काम करना है। प्री पास नहीं हो रहा तो कोशिश करनी है। प्री पास करोगे, एग्जाम पास हो जाएगा तो आप होनहार नागरिक के रूप में होनहार अधिकारी का काम करोगे, अच्छा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। फिर ये क्या कहता है कि आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में यह आधारभूत आवश्यकता है कि समय की मांग है कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों में हम उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत रूप में अथवा एक समूह में जो भी काम इस हाथ में ले, मतलब हम हाथ में ले कहने का मतलब इस हाथ में मतलब या जो भी काम हम कर लो चाहे इसमें ना, जो भी काम हम हाथ में ले, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उत्कर्ष पर पहुंचे, एक्सीलेंस पर। समझ गए? ये इसका मतलब। तो ऐसा नहीं हाथ काम में लिया, हाथ अपन ने लिया काम में कि मैं प्री पास करूं, तैयारी करूं, नहीं हो रहा, कारण जानना है, आगे बढ़ना, सतत प्रयास, एक्सीलेंस, ऊंचाइयों को पाने के लिए। तो ये था 10वां नंबर का मौलिक। समझ गए? फिर आते हैं अपन टय में, सॉरी, फिर आते हैं अपन टय में। ठीक है। माता पिता या संरक्षक, माता पिता अगर जिंदा नहीं है तो फिर संरक्षण गार्जियन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। प्राथमिक है ये, माध्यमिक उच्च नहीं है, प्राथमिक। और तो शिक्षा किस प्रकार की? प्राथमिक, प्राइमरी, 1st to 5th क्लास। ठीक है ना। या तो माता पिता या उसका संरक्षक, माता पिता जिंदा नहीं है तो। और कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। देखा था अपन ने, एक तीर से 3 शिकार। ऐसे मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, 3 जगह इसने असर डाला। तय, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन के। एबीसीडी को 11वें अक्षर के है, ऐसे। समझ गए? ये चीज थी। तो ये अपन ने सारे मौलिक कर्तव्य देखे। ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए प्यारे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे आंसर जब मेन में आएगा। समझ गए ना? ऐसे। फिर आगे विशेषता वगैरह फिर ये देखते हैं और आगे। ठीक है। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको देखो, 1-2 बार इसका रिवीजन करो, माइक्रो बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे मौलिक कर्तव्य का एक्सप्लेनेशन याद रखना। मेन आर्टिकल तो जैसे जो तो ये ग्रीन कलर में लिखे हुए ये तो याद रखनी है अपन को, हरे वाले, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन अपन को उसको एलुब्रेट करना आना चाहिए कि वो जो मौलिक कर्तव्य है कि हाउ टू एलुब्रेट इट, है ना, कि बेसिक कंटेंट उसके अंदर क्या पुट करना है, तभी नंबर मिलेंगे अच्छे। गोलमोल बात करोगे ना तो नंबर नहीं आएगी, कॉपी भरेगी बस। 5 में से 1 नंबर आएगा। सटीक बात करोगे 5 में से 4.5 आएगा। ऐसे समझ गए? तो ऐसे इसको देखो, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। ये बात। ओके।